आसाम में बांस के बने हुए पुल होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि भाई कहाँ पे किस चीज़ से जो बच्चे हैं वो विद्यालय को जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो जो असम है वहाँ पे बांस बहुत होते हैं और जो पुल बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? बांस के पुल। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये आएगा असम में किसके पुल होते हैं? बांस से बने हुए पुल होते हैं, जिनको पार करके बच्चे कहाँ जाते हैं? अपने विद्यालय जाते हैं और बाकी और लोग भी अपने स्थान पर जाते हैं। लद्दाख में क्या होता है? ट्राली से हवा में लद्दाख में एक ट्राली होती है। ट्राली क्या होती है कि जैसे आपने देखो पहाड़ी होती है तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक तार होता है और उस तार में क्या लगी होती है? ट्रालियाँ। जैसा कि अगर आप उत्तराखंड जाएंगे, ऋषिकेश, हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ पर जो जाते हैं तो ट्राली के सहारे से जाते हैं। और इसके बाद केरल में किससे जाते हैं? बल्लम। बल्लम क्या होता है? एक नाव को बल्लम कहते हैं। बल्लम किसे कहते हैं? एक नाव को जो पानी में चलती है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? केरल में करते हैं। राजस्थान में किसका इस्तेमाल करते हैं? ऊंट की गाड़ी। ऊंट की गाड़ी एनसीईआरटी है, जैसा है वैसा मानना पड़ेगा। तो राजस्थान में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऊंट की गाड़ी। भाई आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी थी तो उसमें जहाँ 40 डिग्री का तापमान था, इंजीनियर्स काम नहीं कर पा रहे थे, कोई भी वहाँ पे ना मजदूर टिक पा रहे थे, तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना को रोकना पड़ेगा क्योंकि रेगिस्तान की धूल भरी आंधियां और 50 डिग्री का तापमान, काम इतना आसान नहीं था। लेकिन जब इस रेगिस्तान के जहाज को, ऊंट को वहां उतारा गया तो जो काम दूसरे लोग घबरा रहे थे 50 डिग्री के सेल्सियस में करने के लिए, वो काम ऊंटों ने और गधों ने मिलकर करा। काफी ऊंटों की जान गई, काफी गधों की जान गई, लेकिन फाइनली इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनके तैयार हुई। वो किसकी वजह से? रेगिस्तान के जहाज की वजह से, क्योंकि वो नेचर के प्रति अनुकूलता उसमें है, उस वातावरण को एडजस्ट करने की ताकत उसमें है। तो राजस्थान में किसकी गाड़ी होती है? ऊंट की गाड़ी होती है। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी। अब होता क्या है, बैलगाड़ी जैसे अब तो चाहे रेगिस्तान हो या चाहे लद्दाख हो, कहीं हो, ये परंपरागत साधन है। ये कैसे हैं? परंपरागत साधन है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सीटेट में अगर सीटेट एनसीईआरटी आप पढ़ा रहे हो तो एनसीईआरटी में बिल्ली को चूहा कहा गया है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसी की लैंग्वेज पे रखना है, उसी की लैंग्वेज पे रहना है। अब जरूरी कोई नया बच्चा मैदानी क्षेत्रों में बैलगाड़ी से जाएगा, वो फॉर्च्यूनर से जा सकता है, वो बस से जा सकता है, वो ट्रेन से जा सकता है, वो किसी से जा सकता है, लेकिन ये परंपरागत साधन है, बैलगाड़ी से जाता है। यूके उत्तराखंड में पथरीले रास्ते। उत्तराखंड में क्या होते हैं? पथरीले रास्ते। पथरीले रास्तों से क्या करता है? वो अपने स्कूल जाता है। ये पार्ट है एनसीईआरटी में जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की कहानी बताई गई है कि वहां पे लोग कैसे कैसे जाते हैं। तो आपने देखा कि क्या क्या सिस्टम है। असम में बांस का बना पुल, लद्दाख में ट्रॉली, केरल में बल्लम। बल्लम जैसे क्वेश्चन ही आ जाएगा बल्लम क्या है, तो आपको पढ़ा होना चाहिए। बल्लम जो है पानी वाली नाव होती है और जो केरल में पाई जाती है, और पाई तो सभी में जाती है पर केरल में उसका नाम बल्लम है। राजस्थान में ऊंट की गाड़ी, मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी और उत्तराखंड में पथरीले रास्ते। अब वो अगला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर को दिखाई देते हैं। जिन जानवरों के कान कहाँ दिखाई देते हैं? बाहर को दिखाई देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर को दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर को दिखाई देते हैं, शरीर पे बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं। और जिनके कान बाहर को नहीं होते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो आपको पता है ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिनके कान बाहर को होते हैं, शरीर पे बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर को नहीं होते हैं, शरीर पे बाल नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं। अब बात आई हाथी। असल में बात क्या है, जो एनसीईआरटी का मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो बालक होता है उसको इन्फॉर्मेशन तो देना है, लेकिन रोचक तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको मजा आ जाए। तो बात तो इन्फॉर्मेशन तो यहाँ हाथियों की दी गई है, लेकिन वो एक नंदू हाथी के माध्यम से दी गई है। एक चित्र बना है जिसमें हाथी है, उसके बड़े बड़े कान है और उसका नाम रखा है नंदू हाथी। तो ये नंदू हाथी वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा जाता है। जो एक हाथी होता है वो कितने पत्ते झाड़ी खा लेता है?
100 किलोग्राम। हाथी बहुत कम आराम करता है, वह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। पानी और कीचड़ से खेलना उसे बहुत पसंद है। पानी और कीचड़ से खेलना उसे बहुत पसंद है। असल में कीचड़ क्या करती है, जब गर्मी पड़ती है, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, जो भैंस होती है उसे बहुत गर्मी लगती है तो वो तालाब में जाकर बैठ जाती है। जिसी से कहावत पड़ी है, भैंस गई अब पानी में। तो जब वो भैंस तालाब में नीचे बैठ जाती है और जो कीचड़ होती है, मिट्टी होती है, उसको अपनी बॉडी पे कोडिंग कर लेती है। कोडिंग फर्स्ट, कोडिंग 2, कोडिंग 3, इस तरीके से जब वो बड़ी कोडिंग करके निकल के आती है तो क्या होता है, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो होती है उससे उसे आराम मिलता है, दूसरा कीड़े मच्छर मक्खी उससे भी उसे आराम मिल जाता है। जैसे जैसे शाम होती है वो मिट्टी सूख सूख के गिर जाती है और पूरी भैंस के ऊपर से मिट्टी हट जाती है। इस तरीके से भैंस को दोपहर में गर्मी से आराम मिल जाता है। वैसे ये हाथी करते हैं, जब अपने ऊपर कीचड़ है, मिट्टी है, पानी है आ जाता है तो गर्मी में उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलता है। ये कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। शरीर को ठंडक मिलती है, गर्मी लगने पर कान से हवा कर लेते हैं। हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं वो गर्मी लगने पर क्या करते हैं, गर्मी लगने पर उन कान से वो हवा कर लेते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि अब आ गया कि नंदू सिर्फ 5 माह का है। नंदू ये हाथी के बच्चे का नाम है, हाथी के बच्चे का नाम। नंदू हाथी जो है वो कितने माह का है? 3 माह का है, लेकिन उसका वजन कितना है? 200 किलोग्राम है। उसका वजन कितना है? 200 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन भी आया था कि हाथी के छोटे बच्चे का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम या 2 कुंटल। अब ऐसा ना हो कि यहाँ है 200 किलोग्राम, वहाँ आ जाए 2 कुंटल, तो 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है, वो तो आपको पता ही है। अब हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। कौन रहते हैं? केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। बुजुर्ग हथनी जो होती है, बुजुर्ग हथनी झुंड, बुजुर्ग हथनी क्या करती है? झुंड की नेता होती है, फैसले वही लेती है। बुजुर्ग हथनी क्या करती है? झुंड की नेता होती है, फैसले वही लेती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी के जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें झुंड से अलग कर दिया जाता है, उन्हें अलग रहना पड़ता है। हाथी जो होते हैं परेशानी में एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। जब हाथी को प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो कुछ तथ्य आपको इसमें ध्यान रखना है। नंबर 1, हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा जाता है, बहुत कम सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है, पानी कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है, कानों से हवा करता है, उससे उसे थोड़ा सा ठंड महसूस होती है। और हाथी के झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक वो रहते हैं, इसके बाद वो झुंड से अलग हो जाते हैं। जब वो यंग हो जाते हैं फिर वो अलग हो जाते हैं और इसके बाद क्या होता है, अलग हो जाते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं। अब अगला जो तथ्य है वो है राजस्थान का जोधपुर, और जिसमें गांव कौन सा था? खेजड़ली। कौन सा गांव था? खेजड़ली। असल में कहानी है इसके पीछे, कहानी ये है, कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक गांव था खेजड़ली गांव। तो उसमें एक राजा जो थे उनको खेजड़ली के वृक्षों से अपना महल बनवाना था। उन्होंने डिसाइड किया कि जो खेजड़ली के वृक्ष हैं उससे अपना महल बनवाएंगे, और वहाँ पे बिश्नोई समाज के लोग रहते थे। तो जब राजा के सैनिक वहाँ पे खेजड़ली वृक्षों को काटने पहुँचे तो जो बिश्नोई समाज के लोग थे, जो प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, उनका प्रकृति से विशेष जुड़ाव होता है और वो वृक्षों से चिपक जाते हैं, और राजा के सैनिक जब उन्हें नहीं हटा पाते तो उनको भी वृक्षों के साथ में काट देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि तब भी वहाँ के जो लोग हैं वृक्षों को नहीं छोड़ते। जब राजा को पता लगता है तो उसे बहुत दुख होता है, वो उनसे क्षमा याचना करता है। यहीं से प्रेरित होकर जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन था वो चिपको आंदोलन चला था। असल में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, जो पहले मतलब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो ये उत्तराखंड से ना होकर राजस्थान के जोधपुर से हुई थी, जहाँ पे खेजड़ली के वृक्ष थे और ये घटना घटी थी। अंत में राजा ने अपना विचार बदला। तो ये वही कहानी है कि राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव है। यहाँ खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं जो बहुत कम पानी में जीवित रहते हैं। पेड़ों की छाल दवा बनाने के काम आती है, इसमें कीड़े नहीं लगते। पेड़ों की फलियों की सब्जी बनाकर खाई जाती है, पत्ते जानवर खाते हैं, बच्चे छाया में खेलते हैं। तो इतना अच्छा वृक्ष होता है खेजड़ली का कि ना तो कीड़ा लगता है, छाल से दवा बनाई जाती है,
बच्चे उसकी छाया में खेलते हैं, पत्तों की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो ये आपकी खेजड़ली वाला कॉन्सेप्ट हो गया। RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम ये 2009 में बना था और 6 से 14 साल के बच्चों को मुक्त शिक्षा का अधिकार देता है। लीची के फूल मक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल क्या करते हैं? मक्खी। अब ये लीची वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ऐसा बात ये थी कि अगर हम इसको पार्ट के अकॉर्डिंग छोटा करते तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, फिर हमारे नोट्स इतने बड़े बन रहे थे तो फिर फ़ायदा ही क्या रहता, फिर जो स्टूडेंट था वो बुक से ही पढ़ लेता, नोट्स की क्या ज़रूरत थी। लेकिन हमने नोट्स बनाने के दौरान क्या करा है कि जो पार्ट हैं उन पार्टों से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको निकाल लिया और निकालने के बाद इसको शॉर्ट नोट्स कर लिए। तो बहुत ज़्यादा जो पार्ट हैं वो के जो मेन पॉइंट हैं इसमें ऐड करे हुए हैं उनको लिया गया है। तो यही कहानी है लीची के फूल। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, यानी मधुमक्खियों को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो क्या है? लीची के फूल हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो इसकी ट्रिक ध्यान रखना, आदि क्या रखना? आदि। तो आ से क्या हो गया? अक्टूबर, और दा से हो गया दिसंबर। आ से हो गया अक्टूबर और दा से हो गया दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो किस काम का होता है? मधुमक्खियों के अंडे देने का। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। यही पालने का बेहतर समय है। यही वो समय है जब आप बेहतर ढंग से मधुमक्खियाँ पाल सकते हो। बेहतर समय, मीठा घोल और छत्ते को साफ करने की दवा पास में रखी जाती है। असल में ये कहानी है एक बच्ची की जो पढ़ाई के दौरान क्या सोचती है कि वो मधुमक्खी का पालन करेगी। इस मधुमक्खी का पालन करने के लिए वो थोड़ी सी जानकारी जुटाती है। जानकारी क्या जुटाती है कि मधुमक्खियों का पालन कैसे करना चाहिए, उनका पालन कैसे होता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो मधुमक्खी के पालन की बात सोचती है। तो यही जो है वो कहानी है कि वो किस तरीके से मधुमक्खी का पालन करती है और किस तरीके से वो जो है जानकारी जुटाती है। तो जैसे ही वो कहेगा कि मधुमक्खियों का जो समय है वो आदि, तो आप आदि याद कर लेना। आ से अक्टूबर और दा से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का बहुत बढ़िया समय होता है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जब वो मधुमक्खी के छत्ते में पालन करती है तो पास में ही मीठा घोल और शहद के छत्ते के पास में कुछ दवाइयाँ भी रखी जाती हैं ताकि कोई और प्रॉब्लम, कीड़े मकोड़े या कोई इस तरह की चीज़ें आसपास ना आए। अब वो कह रहे हैं कि जब किसी, ये लिखा है कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिल जाता है। वो लड़की कह रही है कि लीची के फूल जो हैं वो कब खिलते हैं? वो लड़की कह रही है कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मुझे हर बक्से से लगभग 12 किलो शहद मिल जाता है। रानी मक्खी अंडे देती है, नर मक्खी भी वहाँ पर नर भी जो हैं वहाँ पर रहते हैं। जब किसी मक्खी को शहद मिल जाता है तो वो एक विशेष प्रकार का नाच करती है और उससे क्या होता है, दूसरी मक्खियों को पता लग जाता है कि वहाँ पर शहद है। चींटियाँ भी मिलजुल कर काम करती हैं। रानी मक्खी अंडे देती है, सिपाही बिल का ध्यान रखती हैं जो सिपाही चींटियां हैं, और ये चींटियां भी क्या करती हैं, मिलजुल कर काम करती हैं। जैसे खाना ढूंढने वाली चींटियां खाना ढूंढती हैं और दीमक ततैये भी समूह में रहते हैं। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे कौन कौन से छोटे वाले ये चीज़ें हैं जो साथ में इसको हम एक तरीके से सामाजिक ढांचा भी कह सकते हैं कि जैसे एक सोसाइटी होती है, एक समाज होता है, ठीक वैसे ही रहने का पैटर्न इनका होता है। भाई रानी मक्खी होती है, उसका सम्मान किया जाता है, वो अंडे देती है, और जो नर होते हैं वो भी आसपास रहते हैं। जो सिपाही चींटियां होती हैं वो बिल की रक्षा करती हैं। जो खाना ढूंढने वाली चींटियां होती हैं वो खाना ढूंढने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से सबका काम बटा हुआ होता है। तो ये क्या हो गया? नंबर 1 मधुमक्खी, नंबर 1 मधुमक्खी, और ततैये और चींटी और दीमक। ये जो प्राणी होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्राणी
ये प्राणी भी एक साथ में पूरी सोसाइटी बनाकर रहते हैं। इनमें सब में खास बात ये रानी जो होती है वो अंडे देती है और बाकी जो नर वाले होते हैं वो भी छत्ते के आसपास रहते हैं और इस प्रकार से क्या होता है, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। अब वो कह रहे हैं गांधीधाम, जो 3 जगहें हैं जो गुजरात में है, गांधीधाम, अहमदाबाद और बड़साल। गांधीधाम, अहमदाबाद और बड़साल ये कहाँ पर है? गुजरात में है। क्वेश्चन आएगा ये कहाँ पर है? कोझिकोड केरल में। कहाँ से? कोझिकोड कहाँ से? केरल। और गोवा से केरल तक 92 सुरंगें, गोवा से केरल तक 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। अब ऐसा क्यों है कि केरल से गोवा तक जो है वो 92 पुल और 2000 सुरंगें हैं? असल में बात क्या है कि जो ये है ये पश्चिमी घाट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। तो ये गोवा है, ये केरल है, तो यहाँ तक पहाड़ियाँ हैं ऊंची नीची जो पश्चिमी घाट है। तो इस कारण यहाँ पे उसमें 92 पुल और 92 सुरंगें और 2000 क्या है? पुल हैं, जिसका कारण है पश्चिमी घाट। वो क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा, जैव विविधता के प्रमुख सेंटर कहाँ हैं? तो पहला सेंटर है पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा हिमालय क्षेत्र। अब इसके बाद हम बात करते हैं फेरी, पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए होती है। ये भी एक प्रकार की नाव होती है जो पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम यूज करते हैं। असल में चीज़ें वही हैं, बस नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं शकरकंद या शकरकंदी, वैसे ही आप उधर चले जाओगे तमिलनाडु, केरल, तो वहाँ पे से कहेंगे टैपिकोआ। तो चीज़ तो वही है, बस नाम चेंज हो जाता है। अब अगली बात कह रहा है काड़म मल्लेश्वरी। काड़म मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर का मतलब ये होता है जो लोग वजन उठाते हैं। आप तो जानते ही होंगे जो जिस तरीके से वो जैसे जिम में भी क्या होता है, एक रॉड लगी होती है, लंबी सी रॉड होती है, रॉड के इधर उधर चक्के लगे होते हैं, आप ऐसे करके उठाते हैं या ऐसे, तो ये होता है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टर हैं, इस तरीके का होता है, एक रॉड होती है और रॉड में क्या होता है इस तरीके से ये यहाँ पे ये होते हैं और उठाने वाला व्यक्ति क्या करता है, इनको इस तरीके से पकड़ के उठाता है। इसे कहते हैं वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग। तो काड़म मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर हैं। और ये किस राज्य की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की। किस राज्य की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की। इनके पिता कौन है? हवलदार। ये 12 साल से प्रैक्टिस कर रही थी और एक बार में ये 12 वर्ष की मतलब 12 साल की थी तभी से प्रैक्टिस कर रही थी और एक बार में ये 130 केजी वजन उठा सकती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं भारत के बाहर? 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें रोज अभ्यास करती हैं। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड, यूके के 2 मतलब है, एक यूनाइटेड किंगडम यूरोप, यूनाइटेड किंगडम यूरोप के लिए आया है और दूसरा उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। मधुबनी डिजाइन आपने सुना होगा, बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला भी है और एक शैली है, एक पैटर्न है, इसको मधुबनी डिजाइन कहते हैं। तो क्वेश्चन इससे यही आएगा, इसके अंदर की चीज़ें। असल में क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आप क्वेश्चन के पहले क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन आता था, तब आप क्या करते थे, आपने सीधा सा हिसाब लगाया कि ये नहीं। जैसे पहले सिस्टम क्वेश्चन का क्या था, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 1 आंसर 2 आंसर 3 4, ये नहीं है तो ये है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? लंबा क्वेश्चन आ रहा है और विकल्प रह रहे हैं लगभग 5, 1 2 3 4 5, ABCD, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन के। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मधुबनी के बारे में आप क्या जानते हैं, विकल्प 1 तो इसमें आंसर ऐसे आ रहे हैं कि पहला, दूसरा, 5वां सही है, या फिर दूसरा, 5वां, तीसरा सही है, या तीसरा, चौथा, 5वां सही है, या पहला और 5वां सही है। तो कहने का मतलब जब तक आपको कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। एक क्वेश्चन का प्रकार और है जो सीटेट में आपको परेशान करता है, वो ये होता है, वो दे देंगे कथन और नीचे निष्कर्ष। कथन दे दिया, निष्कर्ष दे दिया, और ये कथन ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए बी की सही व्याख्या करता है, कथन ए गलत है, कथन बी सही है, वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं बनते जब तक आपको पूरा कंटेंट पता नहीं होता है। तो अगर हम उसी कंटेंट की बात करें तो देखिए कि जिला क्या है? मधुबनी डिजाइन है और बिहार का एक मधुबनी जिला है जिसकी में दीवार पर, आंगन पर,
चित्र बनाए जाते हैं। और ये चित्र कैसे बनाए जाते हैं? चावल को पीस कर उसमें कलर मिलाया जाता है, और कलर भी क्या होता है? नील, हल्दी, फूलों का कलर, पेड़ों के रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। और इनकी जो पेंटिंग होती है या चित्र होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? इंसानों के चित्र, जानवरों के चित्र, पेड़ के, फूल के, पंछी के, मछली के, अन्य जीव जंतु के चित्र बनाए जाते हैं। मतलब मधुबनी शैली जो है वो एक बहुत ही पुरानी डिजाइन है। और बिहार में एक मधुबनी जिला है, और उस जिले में क्या होता है? दीवारों पर, आंगन पर ये पेंटिंग करी जाती है, और कुछ सामान उमान होता है उस पर भी पेंटिंग करी जाती है। चावल को पीसकर उसमें नील, हल्दी, फूलों के रंग, कुछ पौधों के रंग मिलाकर जिसमें इंसान, जानवर, मछली, इन सब के चित्र बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनाई जाती है? कचनार। वो मैचिंग पूछ सकता है, मैचिंग पूछ सकता है कि यूपी कचनार, और महाराष्ट्र में किसकी? सहजन के फूल, महाराष्ट्र में सहजन के फूल, और केरल में केले के फूल की सब्जी। का से केरल, का से केला, का से केरल में केले के फूल की सब्जी, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत अच्छे से खाए जाते हैं। अब बात हो रही कन्नौज, वहाँ के इत्र की। तो वो वाली कहानी है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें शीशी में भर लें, और जाड़े आने पे जब आपकी त्वचा फटे तो आप अपनी त्वचा पर लगा लें, इससे सर्दी में त्वचा नहीं फटेगी। फूलों से कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। कभी समय मिले तो यूट्यूब पर सर्च करके देखिए कन्नौज में इत्र बनाते हुए, तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी देगें होती हैं, उसमें फूल भरे जाते हैं, फिर नीचे आग जलाई जाती है, उसकी जो भाप होती है उसको ठंडा करके इत्र में कन्वर्ट की जाती है। आजकल तो नेट का ज़माना है, यूट्यूब आपके पास है, आप चाहें तो बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ के प्रोसेस को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे असल में कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ कॉन्सेप्ट है स्कीमा, जीन प्याजे यही तो कहता है कि कोई चीज़ हमें कब समझ में आती, जब वो हमारे स्कीमा में समझ में आ जाती है। तो स्कीमा में वो कब समझ में आएगी? स्कीमा में तब समझ में आएगी जब आप उसको विस्तार से देखेंगे, विस्तार से समझेंगे, फिर लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में रजिस्टर्ड हो जाती है। और जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है तो इतनी आसानी से फिर आप उन चीज़ों को नहीं भूलते हैं। अब वो कह रहे हैं गुलाब जल, केवड़ा, फूलों का शुद्ध अर्क होता है। केवड़ा जो सब्जी उब्जी में कई बार आपकी शादी पार्टी में डिशें बनती हैं तो उसमें केवड़ा, घर पे भी सब्जी में और चीज़ों में केवड़े का प्रयोग करा जाता है। तो जो केवड़ा होता है, गुलाब जल होता है, ये फूलों का शुद्ध अर्क होता है। खूंटी, अब ये क्वेश्चन आएगा, कुछ औजार होते हैं, ये औजार क्या होते हैं? तो खूंटी होती है, मिट्टी को नरम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुरपी समझ लो एक प्रकार से, जो हमारे यहाँ खुरपी पाई जाती है उसी को ये खूंटी कहते हैं। खूंटी जो है मिट्टी को नरम करने का एक औजार है। कुरिंगे, औजार क्या है? कुरिंगे, ये बीज डालने का औजार है। इससे क्या किया जाता है? बीज डाला जाता है। कुरिंगे से क्या है? बीज डाला। इलीगे क्या है? इलीगे प्याज निकालने का स्थान है, मतलब घर की ऐसी जगह जहाँ पर प्याज निकाली जाती है। सड़क के, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये चिड़ियों वाला है। हमने कई बार देखा होगा, एक क्वेश्चन आ ही जाता है चिड़ियों का कि कौन सी चिड़ियाँ कहाँ अंडे देती है, कौन सी चिड़ियाँ कहाँ रहती हैं, कौन सी चिड़ियों के कौन से घोंसले होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, तो उन्हीं की हम अब बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी चिड़ी। एक है कलचिड़ी, कौन सी है? कलचिड़ी। और दूसरी कौन सी है इसमें? कौवा। दूसरा कौन सा है? कौवा। तीसरा कौन सा है? कोयल। कोयल की भी थोड़ी सी बात होगी। और कोयल के बाद में कौन है? पाक्ता। और पाक्ता के बाद में कौन है? गौरैया। और गौरैया के बाद में कौन है? कबूतर। और कबूतर के बाद में कौन है? बसंत गौरी। और बसंत गौरी के बाद में कौन है? दर्जन चिड़िया। और दर्जन चिड़िया के बाद में कौन है? शक्करखोरा। और शक्करखोरा के बाद कौन है? ये हो गया। और इसके बाद एक बीवर पक्षी, अंतिम कौन है? बीवर पक्षी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पक्षियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 9 पक्षी की। 9 प्रकार के पक्षी होते हैं जो विशेष रूप से अपने घर बनाते हैं और विशेष रूप से अपने अंडों को देते हैं। ठीक है, तो इन पक्षियों के बारे में हम बात करेंगे।
तो पहला पक्षी जो है हमारा कौन सा है, कलचड़ी। क्या नाम है उसका, कलचड़ी। इसका दूसरा नाम है इंडियन रोवन, इंडियन रोवन। ये सड़क के किनारे बहुत से पत्थर पड़े रहते हैं, जैसे सड़क होती है, क्या होती है, सड़क चल रही है, इस सड़क के किनारे बहुत से पत्थर जो हैं वो पड़े होते हैं। उन पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें कलचड़ी या इंडियन रोवर क्या करती है, अंडे देती है, और इसमें कुछ नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाली, रुई ये सब उसमें बनाकर अपना घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है। कौवे अपने घोंसले जो है बहुत ऊंचाई पे बनाता है और उसमें लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं आखाएं आदि रखता है। कौवे अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे भी सेता है। तो कोयल वाला तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि कोयल क्या करती है, जब कौवे के घोंसले में आती है तो देखती है कि 3 अंडे हैं या 4 अंडे हैं, जितने अंडे होती है उतने ही कोयल अंडे दे देती है और कौवे के जो अंडे होते हैं उसको नीचे गिरा देती है। और कौवा बेचारा भ्रम में, धोखे में कोयल के अंडे ही सेता रहता है और बाद में जब वो बच्चे बड़े होते हैं और जैसे ही वो बोलते हैं तो कौवा लो भाई, सारा काम खराब हो गया। तो कहने का मतलब कौवा जो है वो ऊंचाई पर क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है जिसमें लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं भी छोटी छोटी, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े वो होते हैं। अरे जैसे नीम की पत्ती होती है तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े टाइप के छोटे छोटे से, जैसे शीख होती है, और चीज़ भी रखता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पाक्ता जानते हैं, ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की बेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाती है, या तो कैक्टस के कांटों के बीच बनाएगी या मेहंदी की मेड़ के बीच। बसंत गौरी जो गर्मियों में गौरैया के घोंसले जो हैं आंगन में बनते हैं, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे। बस जो गौरैया है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, घर के आंगन में, अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे, और वहीं पे अंडे देती है। इसके बाद बात कर रहे हैं कबूतर भी ऐसा ही करते हैं। बसंत गौरी जो गर्मी में टुक टुक करती है, क्या करती है, टुक टुक करती है। पेड़ के तने को गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। पेड़ के कटफोड़वा जैसी स्थिति है, पेड़ के जो तने होते हैं उसमें छेद करके अंडे रखती है। एक है दर्जन चिड़िया जो चोंच से, उसका नाम है दर्जी चिड़िया, चोंच से पत्ती सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली, पहले उनने पत्तों को अपने चोंच के धागे सिल लिया और बीच की बनी थैली में अंडे देती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा का घोंसला होता है लटकता हुआ, पहले तो वो घोंसले दिखते थे, अब तो घोंसले नहीं दिखते। डाली पर या किसी पेड़ की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन, आपकी शक्करखोरा। इसके बाद बात कर रहे हैं कि इन लोगों के जो घोंसले होते हैं उसमें बारीक बाल मिलते हैं, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े के चीथड़े, मकड़ी के जाले, ये सब वहाँ पे पाते हैं। एक पक्षी बचा है नर वीवर। यहाँ थोड़ा सा गेम उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि मादा नहीं बल्कि नर वीवर जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर को जो घोंसला पसंद आ जाता है उसी में वो अंडे दे देती है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे, जो उनके अंडों को चुरा लेते हैं, घोंसलों को तोड़ देते हैं। और गिजुभाई बदेका ने भी इस पर थोड़ा सा लिखा है कि बच्चों को काफ़ी पसंद होते हैं जो पक्षी होते हैं, उनकी ड्राइंग एंड पेंटिंग। असल में कुछ लोग मील का पत्थर साबित हुए प्राथमिक शिक्षा में, जिसमें मरियम मॉन्टेसरी हो गई, और वैसे ही गिजुभाई बदेका जो बाल साहित्य है उन पे इनका काफ़ी अच्छे विचार थे, काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया। ये महात्मा गांधी के मित्र थे और जो वर्धा सम्मेलन हुआ था उसमें भी इनकी अच्छी भूमिका रही थी। सर से दुम तक पैसा ही पैसा, ऊपर से नीचे तक नीला ही नीला। असल में ये एक पहेली है जो पूछ रहा है कि सर से दुम तक नीला ही नीला, और जिसकी दुम पर पैसा। असल में ये बात कर रहे हैं मोर के लिए। मोर जो होता है ऊपर से लेके नीचे तक नीला ही नीला होता है, और दुम पे पैसा मतलब उस बेचारे को मार के उसके जो पर हैं उन परों को बेच दिया जाता है, जो कि बहुत गलत होता है। असल में इस प्राणी को जो शिकारी पकड़ते हैं इसके परों के लिए ही पकड़ते हैं। आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि मनुष्य भी बहुत अजीब होते हैं कि अपने आप सौंदर्य दिखाने के लिए, थोड़ी सजावट के लिए इन बेचारे निरीह प्राणियों की जान ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसको अच्छे से देखना है। तो इसमें पहली बात किसकी हो गई, असम के बने पुलों की, असम के पुलों की हो गई। पुल में एक कॉन्सेप्ट
और समझ लीजिए यहाँ पे कि जैसे इन्होंने कहा था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, नंबर 1, इस तरीके से। तो पहला राज्य इन्होंने क्या बताया था, असम, जे है असम, असम की स्थिति को जे है, यहाँ पे बांस के पुल, लद्दाख जो है वो यहाँ पे ट्रॉली से, और जो है केरल, केरल पानी में बल्लम, और राजस्थान जो है यहाँ जे ऊँट की गाड़ी, और जो है मैदानी इलाके यहाँ पे बैलगाड़ी से, और जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड में पथरीले रास्तों से, और उत्तर में क्या होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट ये स्कूल जाने के लिए पढ़ा, दूसरा जानवरों के कान वाला, तीसरा नंदू हाथी, चौथा राजस्थान का खेजड़ली, इसके बाद लीची के फूल और फेरी, फिर कर्णन मल्लेश्वरी, फिर फूलों की घाटी, और इसके बाद मधुबनी का डिजाइन, उत्तर प्रदेश में कशनार के फूल, फिर कन्नौज इत्र की बात करी, फिर खूंटी की बात करी, इसके बाद पक्षियों की, और पक्षियों के बाद ये आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा है।